बेशरम। थिएटर से बाहर निकलते ही पूर्णिमा की नजर बाहर खड़े विनोद पर पड़ी और वह उसे देखते ही रह गई। कितने दिन बाद देखा था उसने विनोद को। उसकी अनुपस्थिति की ठेस फिर मचलने लगी। उसके मन में न तो नफरत का भाव आया और न ही कठोरता का। सारा आक्रोश बर्फ की सील हो गया और वो जोर से चिल्ला उठी, विनोद, तुम यहाँ कैसे? जरूर मुझसे मिलने आए होंगे। मैं जानती थी कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुमने मेरे शो के बारे में पता किया होगा। पूर्णिमा एक सांस में बोलती चली गई। विनोद अवाक सा उसको देख रहा था। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली पूर्णिमा। वही बेबाकी, वही बड़बड़ और खुद ही उल्लास की तस्वीर बनाकर रंग भर देना। अब पूर्णिमा ने बगैर समय गवाए विनोद का हाथ पकड़ लिया और शिकायती लहजे में बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ थे अब तक? कहकर वह खुद ही इस प्रश्न का संभावित उत्तर तलाशने लगी। चलो घर चलें। अब तुम आ गए हो तो मैं सब भूल जाऊंगी। विनोद भी निरुत्तर सा खींचता चला गया। गाड़ी की पिछले सीट पर बैठते ही पूर्णिमा ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। पूरे रास्ते पूर्णिमा अकेले ही बोलती रही और विनोद चुपचाप बैठा रहा। वह जानता था कि अगर उसने एक बार भी बोलने से रोका तो वह रूठ जाएगी, फिर उसे संभालना मुश्किल होगा। विनोद, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मौका दोगी तब तो बोलूंगा ना। विनोद ने गंभीर मुद्रा से उपहास किया। अरे, मैं भी ना पूरी की पूरी पागल हूँ। हाँ, वो तो है। क्या कहा? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। विनोद, तुमने मुझे मिस तो किया होगा ना? कहते हुए वह विनोद के और करीब आ गई। उसके कंधे पर सिर रखकर ठंडी सांस ली और एक साथ बिताए अंतरंग पलों की गर्माहट को महसूस किया। जब हम एक दूसरे के जीवन में आए थे तो हम दोनों ही जीवन संघर्ष से थके आसरा ढूंढ रहे थे। कितना स्वर्णिम समय जिया था हमने। हम दोनों ही पर्याप्त भावुक थे। हमने भले ही मर्यादाओं का उल्लंघन किया हो, समाज ने हमारे रिश्ते को स्वीकार न हो, मगर तुम मेरे मन की अदालत में हमेशा मेरी आत्मा को स्तंभित करते रहे। क्या मैं तब मूर्ख थी? क्या तुमने मेरे शरीर को हासिल करने के लिए प्रेम को साधन बनाया था? नहीं विनोद, ये सही नहीं है। आज भी तुम मेरा संबल हो, सम्मान हो, मेरी स्वाभाविक आवश्यकता हो। आज तुम्हारे जो स्पंदन महसूस कर रही हूँ वह मेरी पूंजी है। विनोद पूर्णिमा को खामोश कर सटीक जवाब ढूंढने लगा। ये उचित समय था जब वह चुप थी और ये मौका वह नहीं गंवाना चाहता था। वह पहले ही उसके इस व्यवहार से सकपका हुआ था। 20 मिनट कब बीत गए पूर्णिमा को पता ही नहीं लगा। लो विनोद, घर आ गया। आओ अंदर चलो। उसने पर्स से चाबी निकालकर गेट खोला। विनोद हिचकिचाहट की रस्सी से बंधा हुआ था। पूर्णिमा ने एक बार फिर बड़ी बेबाकी से हाथ थामकर अंदर खींच लिया। घर का एक एक कोना आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। वही पर्दे, वही सोफा और जयपुर से लाई हुई कजराओं की आलिंगन में लिपटी मूर्ति, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। कुछ भी नहीं बदला था पूर्णिमा ने। आखिर क्यों? मैं आज तक उसे नहीं समझ पाया हूँ। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर, जिसे देखकर विनोद अनायास ही बोल पड़ा, ये किसकी तस्वीर है? तुम्हारा बेटा है? तो तुमने शादी कर ली? इस बार एक सवालों का बड़ा सा झुंड विनोद को उलझा रहा था, मगर वह चुप रहा। शायद यह कोई घाव हो जो उसकी ठेस का कारण बने। अब पूर्णिमा की जिंदगी से उसे क्या लेना देना? उसने ठंडी सांस ली। चाय मैं बनाता हूँ, जाओ तुम चेंज कर लो। पूर्णिमा की समर्थन भरी मुस्कुराहट फैल गई। चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा, बिल्कुल वही स्वाद है विनोद, चाय में शक्कर नहीं है। तुम कहाँ पीते हो शक्कर वाली चाय? तुम्हें याद है विनोद? पूर्णिमा आनंद रस से आत्मविभोर हो उठी। दोनों हाथों से गालों को थामे झूम उठी। अनैतिक कहा जाने वाला संबंध, बदसरना के रंग सब फीके लग रहे थे। वो विनोद से लिपट गई। आलिंगन पाश के लिए तड़प उठी। समाज की रूढ़िवादी मान्यताएं इस विराट प्रेम के समक्ष तुच्छ सी लग रही थी। विनोद, मुझे लाल रंग के सिंदूर से क्या लेना? परिपक्वता, आत्मसम्मान, सानिध्य है हमारे पास, जी लेंगे हम। मैंने अपने स्वाभिमान से तुम्हें पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास रहोगे।
पूर्णिमा ने चुंबनों की बौछार से मुख प्रणय निवेदन का आग्रह किया। सूद बूद खोया हृदय प्रेमी की एक तरफा पराकाष्ठा पर था। एकाकी जीवन के आगे स्वाभिमान बेमानी हो चला था, और फिर प्रेम में अहम टिकता ही कहाँ है। ये विरह वेदना का अटूट प्रमाण था। विनोद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पूर्णिमा, तुम्हारी ये बेशर्मी, बेबाकी, निर्लज्जा गई नहीं अभी तक? लाज औरत का गहना होती है। आज मुझे तुम पर लाज आ रही है। प्रेम और संबंधों की पहल एक औरत की तरफ से अशोभनीय है। सुलभता से मिलने वाली चीज का कोई मोल नहीं होता। तुम, मैं और एक बाजारू औरत में क्या फर्क है? छी, इतनी काम वासना, ये प्रेम है या उन्माद? यही वजह थी हमारा रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। मैं जा रहा हूँ। मन में कड़वाहट लिए वो उठ खड़ा हुआ। नहीं विनोद, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम अब मेरे पास ही रहोगे। मेरा अंतकरण तुम्हारे बिना ध्वस्त हो चुका है। मुझे तुम्हारी जरूरत है विनोद। मत जाओ। जिद मत करो पूर्णिमा। विनोद ने जाते जाते फिर उस तस्वीर को रुक कर देखा, इस कोफ्त के साथ कि कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। विनोद चला गया। वह अकेली तस्वीर से लिपटकर सिसकने लगी। मुझे माफ कर दे विकी, मैं तेरे पापा को नहीं रोक पाई। सूरज की पौ फट चुकी थी, सिर भारी था। आज थिएटर जाने का न तो मन था और न ही जरूरत। वह बिस्तर पर पसरी रही। विनोद, आज मैंने सोचा था तुम्हें विक्की, हमारे बच्चे के बारे में बताऊंगी, मगर तुमने मौका ही नहीं दिया। फिर तुम्हें बताती भी तो कैसे कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने का ही तो था जब मैं उसे डबल निमोनिया से नहीं बचा पाई। तुम्हारी निशानी मैं संभाल नहीं पाई। मुझे माफ करना विनोद। वैसे तुम्हें अधिकार भी क्या है उसे अपना कहने का? तुम तो उसके गर्भ में आते ही छोड़कर चले गए थे। आज भी तुम पारंपरिक किस्म के हो। क्या भावनाएं व्यक्त करना पुरुष का अधिकार है और औरत के लिए गुनाह? तुम्हारे दिमाग की जटिलता में स्त्री नीर कहीं गहरे अटके हैं जो अपनी जगह खोना नहीं चाहते। क्या पुरुष की ग्रंथियां इतनी सुदृढ़ है कि जहां से वह वही देखता है जो वहां पहले से गुंता हुआ है, या फिर कुछ और देखने की क्षमता ही नहीं है? पुरुषवादी सोच में सने तुम बदसूरत से हो गए हो। क्या तुम इतने खुदगर्ज हो? अपने अंतरंग पलों की जिक्र भूल गए, बगैर ये सोचे कि वो पल किसी नवसृजना का कारण तो नहीं बन गए? विनोद, तुम बुजदिल हो, फिर भी तुम मेरे हो, मेरे विक्की के पिता हो। भरी आंखों को पूर्णिमा ने बंद कर लिया। आश्रम से फोन आया कि बिट्टू बीमार है, सीढ़ियों से फिसल गया है, काफी चोट आई है। पूर्णिमा तड़प उठी। विनोद को छोड़कर जाने और विक्की के बाद यह आश्रम ही उसके जीने का सहारा था, जहां उसका सारा वात्सल्य प्रतिरोपित होता था। जीवन के खारे सागर में स्नेह की नाव सुरक्षित थी और उसी नाव पर समूचा आश्रम समा गया था। झटपट आश्रम पहुंची तो सारे बच्चे दीदी दीदी कहकर लिपट गए। पूर्णिमा ने बारी बारी से सबको दुलार किया और बिट्टू को गोद में उठाकर वह सीधे अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया खतरे की बात नहीं है। उसने चैन की सांस ली। बिट्टू को गोद में उठाकर अस्पताल से निकली ही थी कि सामने एक बार फिर वही खड़ा था जिसने टहनी पर लगे हुए फूल को तोड़कर गुलदान में सजाया और फिर सुखाकर मिट्टी में मसल दिया। इस बार वह अकेला नहीं था। एक गर्भवती बेहद खूबसूरत स्त्री विनोद के साथ थी, जिसको वह सहारा देकर अंदर ला रहा था। पूर्णिमा को देखकर वो सकपका गया। उसका सकपकाना लाजिम भी था। इस बार धुआं धुआं हो रहे अनकहे रिश्ते से लजाते विनोद ने पहल की थी। पूर्णिमा, ये वर्षा है मेरी पत्नी, और वर्षा ये पूर्णिमा है मेरे कॉलेज की दोस्त। दोनों तरफ से औपचारिक अभिवादन हुए। क्या सिर्फ दोस्त? एक पुरुष अंतरंग होकर कोमा में चला गया और फिर चेतना आने पर सब भूल गया, मगर एक स्त्री के लिए पक्के रंगों की जीवंत तस्वीर जो उसके अंतस में धड़कती रही। अब एक और विक्की। विनोद, तुमने अपना विक्की बदल लिया। निष्ठुर
कमीने, निर्लज्ज, काम वासना किसके अंदर है? धोखेबाज, तिरस्कार किया है तुमने। घायल हो गई आत्मा। मैं तो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और तुम? नहीं विनोद, अब कोई विक्की इस दुनिया में नहीं आएगा। उफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? प्रेम हमेशा से त्याग और समर्पण का भूखा रहा है। मैंने भी तुमसे वही प्रेम तो किया है। फिर? नहीं नहीं, मेरा प्रेम अपनी परीक्षा अव्वल दर्ज में उत्तीर्ण करेगा। बिट्टू ने कहा, चलो ना दीदी। पूर्णिमा ने मन ही मन फैसला ले लिया था और बिट्टू को कसकर सीने से लगा लिया। मातृत्व सुखानुभूति से वह खिल उठी। विनोद के करीब जाकर बोली, बधाई हो। आज वह हल्का महसूस कर रही थी। उसे सागर से मिलने की तमन्ना नहीं थी, निर्मल धार सी बह रही थी।